किसी विद्वान ने कहा था कि एक जमहूरियत का पूरा हक तभी अदा होता है जब वहां के बाशिंदों को एहतजाज करने का पूरा हक दिया जाए। साफ लफ्जों में इसके मायने ये कि एक लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन करने का पूरा हक होना चाहिए। पर यह बात उस देश को समझ नहीं आ रही जो खुद को दुनिया का सबसे समृद्ध लोकतंत्र बताता है। हम बात कर रहे हैं अमेरिका की। अमेरिका में इन दिनों विरोध प्रदर्शन करने वाले नागरिकों पर नकेल कसी जा रही है। ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं कि लोग शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन बंद कर दें। जब से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं तब से ऐसे कानूनों में बढ़ोतरी हुई है। आरोप है कि वो गजा वॉर के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले छात्रों और आम नागरिकों को जेल में डाल रहे हैं, उन पर जुर्माना लगा रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि ट्रंप की वापसी के बाद से अब तक अमेरिका के 16 राज्यों में 32 ऐसे विधेयक पास हो चुके हैं जो आम नागरिकों के विरोध प्रदर्शन के अधिकार को कमजोर करते हैं। इसलिए आज के शो में चर्चा करेंगे कि क्या अमेरिका में बोलने की आज़ादी छीनी जा रही है और जानेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप को विरोध प्रदर्शनों से इतना डर क्यों लगता है। इसके बाद चर्चा करेंगे कि ट्रंप ने जो ट्रेड वॉर छेड़ा था वो अचानक कुछ दिनों के लिए थम क्यों गया है। बताएंगे कि उन्होंने 7 दिनों के भीतर ही दूसरे देशों पर लगाए टैरिफ क्यों रोक दिए, चीन पर वो रियायत क्यों नहीं बख्श रहे हैं, और ये भी बताएंगे कि उनके खास एलन मस्क उनसे क्यों नाराज चल रहे हैं या अब नाराजगी थोड़ी सी कम हो गई है। नमस्ते, मेरा नाम कुलदीप है और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Candid and Sensodyne K. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। सबसे पहले अमेरिका में प्रदर्शनकारियों पर हो रहे दमन की चर्चा कर लेते हैं। आपने जो तस्वीरें अभी देखी वो 5 अप्रैल 2025 की हैं। उस दिन अमेरिका के सभी 50 राज्यों में डोनाल्ड ट्रंप के विरोध में प्रदर्शन हुए। ट्रंप और एलन मस्क मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में 1400 से ज्यादा रैलियां निकाली गईं। इन विरोध प्रदर्शनों में शामिल होने के लिए 6 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। पर ट्रंप के खिलाफ इतने बड़े प्रदर्शन हुए क्यों? 4 बड़े मुद्दे देखिए। पहला, प्रदर्शनकारियों ने एलन मस्क की सरकार में भागीदारी का विरोध किया। ट्रंप ने मस्क को अपनी सरकार में शामिल किया है। उनके लिए एक अलग से मंत्रालय बनाया जिसे नाम दिया DOGE यानी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। इस मंत्रालय का काम है कि अमेरिकी सरकार को और अधिक एफिशिएंट बनाना, कॉस्ट इफेक्टिव बनाना और उसके खर्चे कम करना। जब से ये मंत्रालय बना है तब से लोगों को अपनी नौकरी जाने का खतरा मंडरा रहा है सरकारी कर्मचारियों को। SLS और पैराबेन गॉन तो इसका करंट ऑन। व्हाट देन? इसके पोटेशियम आयंस करी टूट का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। दूसरा, इन प्रदर्शनों में लोगों ने फिलिस्तीन और यूक्रेन का झंडा भी थामा हुआ था। वो गजा और यूक्रेन में चल रही जंग का विरोध कर रहे थे। लोगों का कहना है कि ट्रंप को गजा में चल रही जंग में इजराइल का साथ नहीं देना चाहिए। तीसरा बड़ा मुद्दा, मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप। इसमें सबसे प्रमुखता से LGBTQ के अधिकारों की बात हुई। कहा गया कि ट्रंप उनके अधिकार छीन रहे हैं। याद होगा आपको कि जब उन्होंने चुनाव जीता था तो अपने पहले भाषण में कहा था कि देयर आर ओनली 2 जेंडर्स, मेल एंड फीमेल। उन्होंने ट्रांसजेंडर्स का जिक्र भी नहीं किया था, जिसकी वजह से LGBTQ समुदाय नाराज हुआ था। चौथा मुद्दा है इमिग्रेशन। ट्रंप ने कहा था कि दूसरे देशों से आए वे लोग जो अवैध रूप से अमेरिका में रहते हैं उनकी वजह से महंगाई और अपराध बढ़ रहा है। उन्होंने इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ा और राष्ट्रपति बनते ही मैक्सिको बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी। इसलिए कई लोगों को डर है कि ट्रंप गैर अमेरिकियों के अधिकार कम न कर दें, कहीं उन्हें जबरन देश से निकाला न जाने लगे। ये तो ट्रंप के खिलाफ हालिया प्रोटेस्ट की एक पृष्ठभूमि हुई। आरोप लग रहे हैं कि इन प्रोटेस्ट में शामिल हुए लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। रिपब्लिकन पार्टी के लोग इन प्रदर्शनकारियों को परेशान कर रहे हैं। लेकिन आज हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 9 अप्रैल को ब्रिटिश अखबार द गार्डियन ने अमेरिका में शांतिपूर्ण प्रदर्शनों पर कस्ती नकेल पर एक रिपोर्ट पब्लिश की। इस रिपोर्ट में क्या था, पॉइंट्स में आपको बताते हैं। अमेरिका में संवैधानिक रूप से प्रदर्शन करने वालों के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं। ऐसे प्रदर्शन को अपराध के दायरे में लाया जा रहा है। इसके लिए कई कानून बनाए जा रहे हैं। ट्रंप के आने के बाद ऐसे कानूनों की संख्या बढ़ी है। रिपोर्ट कहती है कि ट्रंप सरकार खासतौर पर जलवायु परिवर्तन और गजा में अमेरिकी समर्थित जंग के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले लोगों के पीछे पड़ी है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट लॉ ICNL नाम के एक ट्रैकर ने एंटी प्रोटेस्ट लॉज की गिनती की है। इसके मुताबिक इस साल की शुरुआत से अब तक अमेरिका के 22 राज्यों में
41 एंटी प्रोटेस्ट विधेयक पेश किए गए हैं। 2024 में पूरे साल इस तरह के 52 और 2023 में 26 विधेयक पेश किए गए थे। ये कानून कितने खतरनाक हो सकते हैं और क्या ये लोकतंत्र का गला घोटने वाले हो सकते हैं, एक उदाहरण से इसको समझिए। अखबार में एक विधेयक का जिक्र है, इसका नाम है द सेफ एंड सिक्योर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अमेरिकन एनर्जी एक्ट। इसके तहत गैस पाइपलाइन के खिलाफ प्रोटेस्ट करने वाले व्यक्ति को 20 साल तक की जेल और लगभग 2 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। अगर कोई संगठन इस तरह के प्रोटेस्ट में शामिल हुआ तो उसको लगभग 4.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इस बिल की भाषा एकदम स्पष्ट नहीं है, जटिल है, इसलिए जानकार कहते हैं कि पर्यावरण पर प्रोटेस्ट करने वालों को भी इसके तहत गिरफ्तार किया जा सकता है। इस रिपोर्ट में अमेरिका में हुए इजराइल विरोधी प्रोटेस्ट का भी जिक्र है। अप्रैल 2024 में अमेरिका की दर्जनों यूनिवर्सिटीज में गजा वॉर रोकने के लिए प्रोटेस्ट हुए थे। इस प्रोटेस्ट में उस समय दर्जनों छात्रों को हिरासत में लिया गया था, लेकिन बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया। जब से ट्रंप की वापसी हुई है तब से पुलिस ऐसे छात्रों के पीछे पड़ी हुई है, ऐसा अखबार क्लेम करता है। प्रोटेस्ट करने वाले छात्रों की गिरफ्तारी हो रही है। ऐसे छात्र जो दूसरे देशों से आकर के यहाँ पढ़ रहे थे, उन्हें वापस भेजने की तैयारी चल रही है। रिपोर्ट कहती है कि ट्रंप सरकार ने फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शनकारियों को आतंकियों की तरह पेश करने की कोशिश की है। हमने जानकारों से पूछा कि ट्रंप सरकार इस तरह के कानून क्यों बना रही है और क्या ये बात सही है, क्या ये अभी कहा जा सकता है कि ट्रंप सरकार आलोचना से उतनी सहज नहीं दिख रही है। देखिए, ये पहली घटना नहीं है कि जब ट्रंप के द्वारा या ट्रंप की पार्टी के द्वारा, रिपब्लिकन द्वारा ये किया जा रहा। इसका एक पुराना इतिहास रहा है कि एक रस्साकसी हमेशा चलती रही है एडमिनिस्ट्रेशन में, लेजिस्लेचर में, कि किस तरह प्रोटेस्ट को कर्ब किया जाए, और हर सरकारें चाहती हैं। लेकिन इस समय इसका स्वरूप व्यापक हो गया है। जैसे 2021 में भी अभी से ज्यादा प्रोटेस्ट को बैन करने के लिए, रेस्ट्रिक्ट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए लेजिस्लेशन स्टेट लेजिस्लेचर्स में भी, स्टेट कांग्रेस में भी और यूनियन कांग्रेस में भी और सेनेट में भी लाए गए। लेकिन अभी चूंकि ट्रंप आ गए हैं और जिस तरह से सिचुएशन डेवलप कर रही हैं कि डाइसेंट को रोका जा रहा है, जो विदेशी मूल के जो छात्र हैं उनको प्रत्यर्पित किया जा रहा है छोटे मोटे कारणों के लिए कि उन्होंने प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन किया। और लेकिन इस समय दो जो फेडरल लेजिस्लेशन आ रहे हैं वो बड़े भयावह हैं। भयावह इसलिए हैं कि पहला का जो है, एक वो कहता है अनमास्किंग हमास एक्ट, और जो अभी सेनेट में लाया गया है, कांग्रेस में लाया गया है, वो कहता है कि कोई भी प्रोटेस्ट मूवमेंट करते समय आप मास्क नहीं पहन सकते, और क्योंकि उससे आपकी रिकॉग्निशन नहीं होती है। उसमें हो सकता है जो उनके दावे किए गए हैं कि वो टेररिस्ट हो सकते हैं, और अपनी पहचान छुपाने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। और ये बड़ा अननेचुरल सा है कि कोई मास्क पहन के ना करे। हालांकि उसमें ये प्रोविजन है कि अगर हेल्थ कारणों से या कुछ और कारणों से उसका प्रयोग किया जाता है तो वो बाध्य नहीं होगा। लेकिन इसकी व्यापकता देखिए कि आप मास्क पहन के प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। तो और दूसरा एक लेजिस्लेशन है जिसको टेड क्रूज और 7 अन्य रिपब्लिकन सीनेटर्स ने लाया है। वो कहता है कि जो भी गैस और ऑयल पाइपलाइन फ्लो को बाधित करेगा उसको किसी ना किसी तरह सरकार बाध्य कर सकती है, अरेस्ट कर सकती है, जो भी कर सकती है। लेकिन इसकी व्यापकता क्या है, वो है कि अगर उस क्षेत्र से गुजरने वाली जितने भी गैस या ऑयल पाइपलाइन है उनको जो कनेक्टिंग रोड्स है उन पर भी प्रोटेस्ट नहीं हो सकते। यानी अब आप सोचिए कि एक गैस पाइपलाइन हजारों मील की होती है जो टेक्सास से लेके उनके वेस्ट कोस्ट और ईस्ट कोस्ट तक जाती हो, उन पर आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। यानी आप पूरे सड़क को बैन कर देते हैं कि आप प्रोटेस्ट नहीं हो सकता है क्योंकि गैस ऑयल पाइपलाइन रुकेगी। तो इसका अगर छोटे इसमें कहें तो प्रोटेस्ट की व्यापकता को देखते हुए नए नए लेजिस्लेटिव मेजर्स लाए जा रहे हैं कि जिनसे ये कंट्रोल किया जा सके। हालांकि अमेरिकी संविधान का जो पहला संशोधन है वो बहुत क्लियर कहता है कि डाइसेंट, ओपिनियन और पेटिशंस इनको रोका नहीं जाए। लेकिन ये सारी चीजें कोर्ट में आएंगी, सुप्रीम कोर्ट तक जाती है। हालांकि वहां भी इस समय कंजर्वेटिव्स का बहुमत ज्यादा है, इसलिए बहुत चांसेस हैं कि ऐसे लेजिस्लेशंस पारित हो जाएं और उसको कोर्ट सस्टेन कर ले।
लेकिन ये अमेरिका जैसे देश के लिए, जो अपने आप को कहता था कि ओपिनियन डाइसेंट हमारे यहाँ बहुत कॉमन है और हम उसका रिस्पेक्ट करते हैं डिफरेंसेस, तो ये थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। आने वाले दिनों में ये और व्यापक होगा, जैसे जैसे प्रोटेस्ट जो हो रहा है अमेरिका के अंदर और अमेरिका जो बाहर कर रहा है उसके खिलाफ, तो इसकी व्यापकता और देखने को मिलेगी। चूंकि बात हो रही है प्रोटेस्ट की, तो एक नजर डालते हैं अमेरिका के इतिहास में हुए 5 बड़े आइकॉनिक प्रोटेस्ट पर। पहला, ब्लैक लाइव्स मैटर प्रोटेस्ट। 25 मई 2020 की तारीख, मिनीसोटा पुलिस डिपार्टमेंट ने एक व्यक्ति को अरेस्ट करते हुए उसकी हत्या कर दी। जिसकी हत्या हुई उस व्यक्ति का नाम था जॉर्ज फ्लॉयड। जॉर्ज फ्लॉयड अमेरिकन अफ्रीकन नागरिक थे। एक वाइट पुलिस वाले ने उनकी गर्दन को करीब 9 मिनट तक अपने पैरों तले दबा कर रखा। जॉर्ज बार बार सांस ना ले पाने की शिकायत कर रहे थे और फिर अंततः उनकी मौत हो गई। एक व्यक्ति ने इस घटना का वीडियो बना करके इंटरनेट पर डाल दिया, जिसके बाद पूरे अमेरिका में इसके खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हुए। कहा गया कि जॉर्ज को उनकी जो हत्या हुई है उनके रंग और उनकी नस्ल के वजह से हुई है। धीरे धीरे ये प्रोटेस्ट पूरे देश में फैल गया। प्रोटेस्ट में 2.5 करोड़ से ज़्यादा अमेरिकन ने भाग लिया। 18,000 से ज़्यादा लोग अरेस्ट हुए। प्रोटेस्ट की हवा देश के बाहर भी गई और देखते देखते दुनिया के करीब 60 देशों में नस्लवाद के खिलाफ आंदोलन शुरू हो गए। इसी वक्त पूरा देश कोरोना महामारी से भी लड़ रहा था। फिर जून 2021 में जॉर्ज को मारने वाले पुलिस अफसर डेरेक चौविन को मर्डर और नरसंहार के आरोप में 22.5 साल की सजा सुनाई गई। अमेरिका के इतिहास में ये सबसे बड़ा और प्रभावशाली आंदोलन माना जाता है। दूसरा, विमेंस मार्च 2017। 20 जनवरी 2017 को डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ ली। डेमोक्रेट हिलेरी क्लिंटन को हार का सामना करना पड़ा। साथ ही चुनाव प्रचार में हिलेरी ने सामना किया ट्रंप की टिप्पणियों का भी, जिसमें ट्रंप उनको कभी कमजोर बताते थे, कभी विवेकहीन और कभी उनके चरित्र पर सवाल उठाते थे। शपथ लेने के अगले ही दिन 21 जनवरी को करीब 5 लाख की भीड़ वॉशिंगटन में ट्रंप के खिलाफ इकट्ठा हो गई। आरोप लगाया कि ट्रंप ने लगातार महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। इसी दिन देश के अलग अलग राज्यों में करीब 56 लाख लोगों ने आंदोलन किए। अमेरिका के इतिहास में औरतों के ये सबसे बड़े प्रोटेस्ट में से गिना जाता है। तीसरा, 1993 में समलैंगिक अधिकारों पर प्रोटेस्ट। 25 अप्रैल 1993 की तारीख, अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में 8 से 10 लाख की भीड़ जमा हुई LGBTQ कम्युनिटी से आने वाले लोगों के अधिकार के लिए। आंदोलन करने वालों की मांग थी कि LGBTQ से आने वाले लोगों को शादी, तलाक जैसे मामलों में बराबर अधिकार मिले और उनके खिलाफ होने वाले भेदभाव के खिलाफ कानून बनाए जाएं। चौथा, एंटी न्यूक्लियर वेपन मार्च 1982। 12 जून 1982 को लाखों की भीड़ न्यूयॉर्क सिटी के सेंट्रल पार्क में जमा हो गई। मार्च निकाला गया। इस मार्च का मकसद न्यूक्लियर हथियारों के खिलाफ जागरूकता फैलाना था। उस वक्त अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच कोल्ड वॉर चल रहा था। दोनों देशों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा न्यूक्लियर पावर रखने की होड़ लगी थी। 5वां, वियतनाम वॉर के खिलाफ आंदोलन 1955। साल 1955 से वियतनाम और उसके पड़ोसी देशों लाओस और कंबोडिया के बीच विवाद से वियतनाम की जमीन पर एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट ने जन्म लिया। ये वियतनाम वॉर का आगाज था। अमेरिका भी इस युद्ध में कूद पड़ा। इससे जंग और भड़क गई। जंग में करीब 10 लाख वियतनामी सैनिक और करीब 60,000 अमेरिकी सैनिक मारे गए। 20 लाख से ज़्यादा आम लोगों ने अपनी जान गंवाई। इसी युद्ध के खिलाफ 1965 से अमेरिका में आंदोलन शुरू हो गए। आंदोलन में लाखों लोगों की संख्या शामिल हुई। आंदोलन का फल ये मिला कि 1973 में अमेरिका ने वियतनाम से शांति समझौता किया और सेना को वापस बुलाने का फैसला किया। ये चैप्टर यहीं तक। अब बात डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ की करते हैं। 2 अप्रैल को ट्रंप ने करीब 100 देशों पर टैरिफ लगाए थे। इसके एक हफ्ते बाद ही उन्होंने इन टैरिफ पर रोक लगा दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि करीब 75 देशों ने मुझसे संपर्क किया, उन्होंने बातचीत करने की पेशकश की है, इसलिए मैंने 90 दिनों के लिए 75 देशों पर बढ़ाए गए टैरिफ रोक दिए हैं। बस 10% का बेसिक टैरिफ सभी पर लगा रहेगा। भारत पर भी टैरिफ कम हो गया है। पहले भारत पर 26% का टैरिफ लगाया गया था। दुनियादारी के दर्शक जानते हैं कि ट्रंप के टैरिफ लगाने के बाद अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों का शेयर मार्केट क्रैश कर गया था। टैरिफ से पड़ने वाले असर पर हमने दुनियादारी के एक एपिसोड में विस्तार से बात की है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। आज हम जानेंगे कि ट्रंप ने टैरिफ पर अपना फैसला वापस क्यों लिया। जानकार इसकी 3 बड़ी वजह बताते हैं। पहला, ट्रंप सरकार में इन टैरिफ को लेकर के आपसी मतभेद था। रिपब्लिकन पार्टी के कई सांसद, गवर्नर्स ट्रंप के इस फैसले का विरोध कर रहे थे। मिच मैकॉनल, रैंड पॉल जैसे रिपब्लिकन नेताओं ने इस टैरिफ को असंवैधानिक बताया था। दूसरा, एलॉन मस्क भी इस टैरिफ के विरोध में बताए जा रहे हैं। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक उन्होंने ट्रंप से नाराजगी जताई। इस पर मस्क की ट्रंप के ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो से जुबानी जंग भी हुई। टैरिफ का विरोध करने पर नवारो ने मस्क को कार असेंबलर बता दिया। इसके बाद मस्क ने प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्हें अपशब्द कहे और उन्हें बेवकूफ़ बुलाया। इससे भी ट्रंप सरकार की छवि खराब हो रही थी।
तीसरा, ट्रंप के ऐलान के बाद अमेरिका समेत पूरा ग्लोबल मार्केट नीचे जा रहा था। खुद उनके समर्थक माने जाने वाले इन्वेस्टर्स को नुकसान हो रहा था। जानकार मंदी की आशंका जता रहे थे। ट्रंप ने ज्यादातर देशों को तो रियायत दे दी है, लेकिन कुछ देश अभी भी इन टैरिफ के प्रकोप से जूझने वाले हैं। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा चीन की हो रही है। ट्रंप ने चीन पर टैरिफ बढ़ा करके 125% कर दिया है, यानी चीन में बना 100 रुपए का सामान अब अमेरिका में जाकर के 225 रुपए का हो जाएगा। हमने जानकार से पूछा कि ट्रंप ने चीन को रियायत क्यों नहीं दी, क्या दोनों देशों के बीच ये ट्रेड वॉर और बढ़ेगा और इसका असर फिर बाकी दुनिया पर क्या हो सकता है। कल की दुनियादारी के शो में मैंने ये कहा था कि ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, और वैसा ही हुआ। हालांकि मैंने 60 से 90 दिन का वक्त दिया था, लेकिन अगर आप देखेंगे तो दो बड़े राज्य है और क्षेत्र हैं, यूरोपियन यूनियन और चाइना। ये दोनों सबसे ज्यादा डेफिसिट वाले हैं इन टर्म्स ऑफ अमेरिका, की उनसे अमेरिका आयात ज्यादा करता है, निर्यात कम करता है। तो उनको रोकने के लिए ऐसा किया गया है। और ईयू भी लेजिस्लेशन ला रहा था या रेजोल्यूशन ला रहा था कि वो भी 25% टैरिफ करेगा जो आयातित माल आएगा अमेरिका से उस पर। तो उसको इन्होंने प्रीएम्प्ट कर दिया, और जब तक वो नोटिफिकेशन आते या क्रियान्वित किया जाता तब तक इन्होंने अपना ही लॉ बदल दिया और कहा कि बेस टैरिफ 10% ही रहेगा। चीन के साथ उनका विशेष प्रॉब्लम है, क्योंकि चीन एज अ कंट्री बहुत ज्यादा डेफिसिट है उनके ट्रेड में। तो और चीन के साथ उनकी भूसामरिक जो परिस्थिति हम सब जानते हैं कैसी है, कि वो उनके सामने खड़ा हो रहा है और खड़ा हो सकता है। तो आने वाले दिनों में हम यही देखेंगे कि यूरोपियन यूनियन, चीन और जितने भी बड़े राज्य हैं जिनके साथ उनके डेफिसिट ज्यादा है, उनके साथ निगोशिएशंस होंगी। और ट्रंप ने यह भी कहा था कि ट्रंप के व्हाइट हाउस ने यह भी कहा था कि हम चीन से वार्ताओं के लिए भी क्लोज दरवाजों को बंद नहीं किया है, डोर ओपन है। तो उनको देखते हुए भी लग रहा है कोई ना कोई सोल्यूशन निकलेगा जल्द से जल्द। ट्रंप ने अचानक टैरिफ पर रोक क्यों लगा दी? क्या ये रोक लंबे समय तक लगी रह सकती है? देखिए, रात के 12 बजे, 9 तारीख के रात के 12 बजे इसको इम्प्लीमेंट होना था, क्रियान्वित होना था। तो ट्रंप को पता था कि ये क्रियान्वित हो जाएगा तो रिसाइन करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए उसके पहले ही उन्होंने कर दिया। ये तो रही पहली बात। दूसरी बात, अब ट्रंप इंडिविजुअल स्टेट्स के साथ नेगोशिएट करेंगे, जो उनको पहले करना चाहिए था। हालांकि उन्होंने और ट्रंप तो एक डीलर है, ज्यादा से ज्यादा वो रियायत मांगेंगे अपने देश के मुनाफे के लिए, और वो इंडिविजुअल स्टेट्स पे भी डिपेंड करेगा। जैसे भारत ने एक राउंड उनके साथ जो अग्रीमेंट होना है उसकी वार्ताएं शुरू कर दी थी इस ट्रंप के टैरिफ के आने के पहले, उसी तरह अन्य देशों के साथ भी कुछ कुछ चल रहा होगा। ट्रंप का ये ह्यूब्रिस है, या अमेरिकन जो इस्टेब्लिशमेंट है, ह्यूब्रिस मतलब एक अकड़ है, जो ये कहता है उनको कि ज्यादा से ज्यादा देश हमारे पास आए। और वो काउंट करते हैं, वो कह रहे हैं देखिए 75 देश हमारे पास रिप्रेजेंटेशन दिया, इसलिए हमने वो रियायतें कहते हैं वो वापस ली। लेकिन जो आने वाला स्वरूप है, मैं ये बता दूं कि ये डिफिकल्ट होगा, लेकिन इस तरह ब्लैंकेट हर राज्यों पर जो टैरिफ लगाया गया है वो 90 दिन से ज्यादा तो रहेगा ही, इंडिविजुअल स्टेट्स पे वैरी करेगा, और जो ज्यादा कंसेशन नहीं दे पाएंगे अमेरिका को, उनके साथ उनके टैरिफ को बरकरार रखा जाएगा और आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन ये एक अपॉर्चुनिटी भी है दुनिया को कि पूरे तरह से ट्रेड को रीडिफाइन किया जाए, वर्ल्ड ट्रेड को। इस खबर में इतना ही। अब सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी मुंबई टेरर अटैक के आरोपी तहव्वुर राणा से जुड़ी हुई। 10 अप्रैल को उसे भारत लाया जाने वाला है। दिल्ली पुलिस ने सिक्योरिटी बढ़ा दी है। एयरपोर्ट के बाहर कमांडो तैनात कर दिए गए हैं। तहव्वुर के लिए बुलेट प्रूफ कार का बंदोबस्त हुआ है। इसी में बैठा करके उसे दिल्ली पालम एयरपोर्ट से नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA के मुख्यालय तक ले जाया जाएगा। साथ ही आगे पीछे बंदूक लिए कमांडोज की गाड़ी होगी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस दौरान तहव्वुर के साथ खुफिया और जांच अधिकारियों की एक स्पेशल टीम भी होगी। भारत लंबे समय से तहव्वुर राणा को प्रत्यर्पित करने की मांग कर रहा था। अमेरिकी अदालत ने पिछले साल इसकी अनुमति भी दे दी थी, लेकिन राणा ने 13 नवंबर को इस पर पुनर्विचार याचिका दायर कर दी थी। इसे अमेरिकी कोर्ट ने इस साल 21 जनवरी को खारिज कर दिया। इसके बाद फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुलाकात में तहव्वुर राणा के बारे में बात हुई। दोनों नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने उसे दुनिया के सबसे बुरे लोगों में से एक बताया था। उसे भारत को सौंपने का फैसला लिया था। लेकिन तहव्वुर राणा भारत के लिए क्यों अहम है? क्यों भारत सरकार और सुरक्षा एजेंसियां राणा के प्रत्यर्पण का इंतजार लंबे समय से कर रही थी? इन सवालों के जवाब आप आज के ललन टॉप शो में विस्तार से देख सकते हैं।
दूसरी सुर्खी फ्रांस से है। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा है कि फ्रांस फिलिस्तीन राज्य को मान्यता दे सकता है। यूनाइटेड नेशंस के 193 में से 147 देश फिलिस्तीन को एक राज्य के तौर पर मान्यता देते हैं। पिछले साल भी लगभग आधे दर्जन देशों ने फिलिस्तीन को मान्यता दी थी। इन देशों में आर्मेनिया, स्लोवेनिया, आयरलैंड, नॉर्वे, स्पेन, बहामास, जमाइका और बारबाडोस शामिल हैं। क्या फ्रांस की मान्यता से एक देश बन जाएगा फिलिस्तीन? इसका जवाब है नहीं। इसके लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मोहर जरूरी है, लेकिन वहां अमेरिका फिलिस्तीन की मान्यता वाले प्रस्ताव को हमेशा वीटो कर देता है। उसका मानना है कि दोनों देशों की सहमति के बगैर ये फैसला नहीं लिया जा सकता। आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी लालन टॉक।